हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग अपने मोशन इन प्लेन को और यू कैन से मोशन इन टू डायमेंशन को आगे बढ़ाते हैं। अब तक के दो सेशंस में हम लोगों ने बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज किया था। जब हम एक पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंकते हैं, कितनी दूर जाकर वो गिरता है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, और उसके ऊपर हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यार ये है कि अगर आप लोगों को अभी भी स्टिल प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कवर नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जल्दी से देख लीजिए। दोनों लेक्चर्स में आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा, जिसमें हमने पूरा थियोरी, सारे डेरिवेशंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों लेक्चर्स की डीपीपी भी आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स में आपको केवल थ्योरी पढ़ने से या कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखने से भला नहीं होने वाला, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट, चलिए। So before starting the session, छोटा सा introduction, myself दीपक चौधरी from IIT Bombay and for last 7 years मैं जेई और नीट एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम रिलेटिव मोशन की अगर बात करें तो यार रिलेटिव मोशन का हमारा एक लेक्चर मोशन इन वन डायमेंशन में ऑलरेडी कवर हो चुका है। वहां पर हमने बहुत सारे फंडामेंटल्स देखे थे, बहुत सारे लॉजिक्स देखे थे जो कि रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड है। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको कायदे से वो लेक्चर भी देखना चाहिए, दैट इज रिलेटिव मोशन, और वहां पे हमने डिस्कशन किया था वन डायमेंशन का। आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशन का। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले तो मैं एक छोटी छोटी चीजें आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यार मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है एंड लेट्स से दिस पार्टिकल को हम ए नाम दे देते हैं एंड दिस इज मूविंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली देयर इज अनदर पार्टिकल बी एंड दिस इज आल्सो मूविंग विद सम स्पीड लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज अ पर्सन। ये इंसान अभी ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड से चिपक कर खड़ा है, तो इस फ्रेम में मैं बोल सकता हूं कि ये इंसान अभी रेस्ट पर है। ठीक है, तो यार हमें सबसे पहले तो ये चीज पता है कि हम किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का जब मोशन स्टडी करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप उस मोशन को कहां से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चीजों को देखेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ और होगी, लेकिन आप वहीं पर एक चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठ जाएं और अब अगर आप प्लेटफॉर्म की चीजों को देखेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन दोस्तों कुछ और होंगी। सो कहने का मतलब यह है, द पॉइंट इज, आप जैसे जैसे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, वैसे वैसे दोस्तों आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस इंसान से बात करें, जो इंसान ग्राउंड पर खड़ा है, तो मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर फिक्स कर दिया है। What is frame of reference here? तो आप बोलेंगे सर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड से खड़े होकर देखने पर यह बंदा बोलेगा कि आपका जो पार्टिकल ए है ये आगे की तरफ जा रहा है और कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आई कैप। वहीं पर अगर मैं बी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ बी, ये इंसान क्या बोलेगा, खुद तो रेस्ट पर ही है और बी आप लोगों का 1 सेकंड के बाद 6 मीटर आगे आ जाएगा। यही मतलब तो है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 6 मीटर आगे चला जाएगा। तो ये इंसान बोलेगा कि जो बी की रफ्तार है, जो बी का वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है और ये भी आगे जा रहा है, तो आई कैप हम यहां मेंशन कर देते हैं। तो दोस्तों इस इंसान के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड पर खड़ा है, ए का और बी का वेलोसिटी 10 और 6 आई कैप आएगा। लेकिन अब मैं सपोज बात करता हूं बी से, तो मेरा यहां पे फर्स्ट केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन था, ग्राउंड था। नाउ इन सेकंड केस हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोल दें या फिर ऑब्जर्वर बोल दें, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा और वो आपका अभी कौन हो जाएगा, दैट इज पार्टिकल बी। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकल बी को क्या लग रहा है। पार्टिकल बी के अनुसार पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं। तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी वो क्या बोलेगा, तो यार यहां पर हमने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक सीखी थी। आप जिस भी ऑब्जर्वर की फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या करना है, उसकी जो वेलोसिटी है
वो दूसरी चीजों को उल्टी डायरेक्शन में चिपका देनी है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है दोस्तों, जैसे अगर हम ए की बात करते हैं तो ए का वेलोसिटी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बी अगर इसे देखेगा तो बी पता है क्या करेगा, बी की जो भी वेलोसिटी है कितनी है 6, तो वो ए को उल्टी डायरेक्शन में चिपका देगा। तो अगर हम ए को पीछे की डायरेक्शन में 6 अगर दे दें, 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये बी का नेट ऑब्जर्वेशन होगा। वो बोलेगा 10 आगे 6 पीछे, तो 10 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो नेट आगे कितना मिलेगा दोस्तों 4। तो वो बोलेगा कि ए का जो वेलोसिटी है भाई साहब वो तो 4 मीटर पर सेकेंड है। बी के अनुसार ए का जो वेलोसिटी होगा गाइस वो कितना होगा, दैट वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम बहुत ज्यादा इस चीज में नहीं जाएंगे। अगर आपको इसका रीजन जानना है, डिटेल में करना है, तो आप दोस्तों रिलेटिव मोशन का मोशन इन वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स में लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। शॉर्टकट बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आप बी के फ्रेम से देखेंगे तो यार बी की जो भी वेलोसिटी है वो बाकी चीजों को उल्टा चिपका दे। तो अगर हम ए की ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, ए 10 से आगे जा रहा है, बी का 6 उल्टा चिपका देंगे तो 10 माइनस 6 आपको 4 मिलने वाला है। तो बी के अनुसार ए का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। और किस तरफ है, आगे की तरफ, तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे दैट इज आई कैप। ठीक है। अच्छा, अगर हम बी के बारे में ही पूछे तो अगर हम बी से बी के बारे में ही पूछेंगे, वैसे तो एक फैक्ट है, कोई भी ऑब्जर्वर दोस्तों, कोई भी ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर अज्यूम करता है, हमेशा अपने आप को रेस्ट पर अज्यूम करता है। तो बी क्या बोलेगा कि मेरी खुद की वेलोसिटी तो 0 है, या फिर आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसे फील कर सकते हैं। बी के पास एक्चुअल में 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम बी की नजरों से बी को ही देखेंगे तो ये भैया 6 उल्टा भी चिपकाएगा, खुद की वेलोसिटी को उल्टा चिपका के रिजल्ट बताएगा। सो गाइस 6 आगे 6 पीछे, तो ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे और बी का नेट वेलोसिटी 0 होगा। तो इस तरीके से हमें यहां पे देखना होता है कि हम किस प्रकार एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जर्वेशंस देंगे। अच्छा, अगर मैं बी से पूछूं इस इंसान के बारे में क्या ख्याल है, ग्राउंड पर यह इंसान आराम से खड़ा है अपनी ही जगह पर। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें, ना तो वो थोड़ा सा राइट में जा रहा है, ना वो थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन अगर हम बी से पूछेंगे, बी क्या करेगा, ये 6 इसको उल्टा चिपका देगा, और 6 अगर उल्टा चिपका देगा तो बी को लगेगा कि ये इंसान पीछे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। तो दोस्तों यहां पर ये जो मैन आप लोगों का ग्राउंड पर खड़ा है, हमें इसकी वेलोसिटी अगर बतानी है तो हम कितनी बताएंगे, दैट वुड बी 6 पीछे की तरफ। सो वी कैन से दैट इज -6 आई कैप। दैट इज कितनी दोस्तों, -6 आई कैप। सो दिस इज हाउ वी डील विद रिलेटिव मोशन। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमने यहां वेलोसिटी का डिस्कशन किया, किसी के पास भी एक्सेलरेशन नहीं था। यदि एक्सेलरेशन होता तो हम रिलेटिव एक्सेलरेशन भी सेम प्रकार निकालते हैं। किसी का भी रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन दूसरे को उल्टी डायरेक्शन में चिपका दीजिए। अब हम अगर मोशन इन प्लेन की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर बातें होने वाली हैं, और एक बहुत सिंपल एग्जांपल से हम इसे फील करेंगे। गाइस लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन, एक ग्राउंड है और यहां पर दोस्तों 2 पार्टिकल्स हैं, एंड लेट्स से दिस इज पार्टिकल 1, और हम इस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देकर इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम ऑफ दिस पार्टिकल इज लेट्स से ए, और हमने इसको कुछ इस प्रकार 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। हमें एंगल भी दिया हुआ है, सो दिस एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। ठीक है। वहीं पर एक और पार्टिकल है, और लेट्स से द नेम ऑफ दिस पार्टिकल इज बी, और इस पार्टिकल बी को एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया जाएगा। कितनी वेलोसिटी से, सो दैट वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, सिंपल सी सिचुएशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब हम अगर ग्राउंड के फ्रेम से अगर हम बात करें तो इनका मोशन कैसा दिखेगा। कोई भी इंसान बोल सकता है अगर आप ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पर किसी चीज को फेंकते हो तो वो चीज कुछ इस प्रकार जाती है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करती है। वो चीज दोस्तों कुछ इस प्रकार जाएगी और एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस ही नहीं है, बहुत नॉर्मल सा डिस्कशन हम कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। यस सर।
और वहीं पर दोस्तों अगर ये जो बी है इसको देखा जाए, आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये एकदम सीधे सीधे ऊपर जाने वाला है और कुछ हाइट जाने के बाद वापस नीचे आने वाला है। ये इनके मोशन होने वाले हैं। तो हम एक ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो ग्राउंड पर बैठे हैं, और यदि दोस्तों हम ग्राउंड पर बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम एक सिंपल सी ये बात बोलेंगे कि इस पार्टिकल को जिसको आपने थीटा एंगल पर फेंका, तो थीटा एंगल वाला पार्टिकल क्या करेगा, कुछ इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है। सिंपल सी चीज है। और जिस पार्टिकल को आपने एग्जैक्टली ऊपर फेंका वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ग्राउंड फ्रेम से है। अब हम ये ऑब्जर्वेशन बी से पूछते हैं। हमें तो भैया जो पार्टिकल ए है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कौन, हम है ग्राउंड फ्रेम पर। यदि मैं बी से पूछूं कि बी तुम बताओ तुम्हें ए कैसा मोशन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों अब यहां डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बी, या फिर मैं बोल सकता हूं जो मेरा ऑब्जर्वर है वो बी है। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो बी है अपना। ठीक है सर, अब हम बी की नजरों से देखेंगे कि बी को क्या नजर आ रहा है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी मोशन अगर स्टडी करना हो तो उस मोशन को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए और दूसरा उसका एक्सेलरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर हम पहले तो यार एक्सेलरेशन की बात करेंगे, दो अलग अलग बातें होने वाली हैं। सो लेट्स फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। लेट्स फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं किसका, बी की नजरों से ए का एक्सेलरेशन। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए का एक्सेलरेशन हम निकालना चाहते हैं बी की रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर बी है। तो यार अब यहां पे रियलिटी की अगर बात की जाए, सो हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी बॉडी नॉर्मल मोशन करती है अंडर ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए आप लोगों का ए ऐसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो पूरे टाइम इसके ऊपर दोस्तों नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा एंड दैट इज जी डाउनवर्ड्स। हमेशा हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं, हम किसी भी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। नो एयर रेजिस्टेंस, एग्रीड, किसी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो भाई साहब एक ही एक्सेलरेशन होता है जी, और वो भी किस तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर मैं इस इंसान से पूछूं कि भाई साहब तुम ऊपर जा रहे हो और ऊपर जाके वापस नीचे आ गए, तो पूरे मोशन पर इसके ऊपर भी केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा था एंड दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड्स है। ये हम ग्राउंड फ्रेम से बातें कर रहे हैं। सो अगर आप किसी भी चीज को हवा में फेंकते हैं, आप उसे टेढ़ा फेंक लो, आप इसे सीधा ऊपर फेंक लो, दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो वी कैन से एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम से है। अब अगर हम बी की नजरों से देखेंगे तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा यार देखो अगर हम ए पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ए के पास जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो है ही, ठीक है, ये तो ग्राउंड फ्रेम में भी है। लेकिन अब तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अपना एक्सेलरेशन उल्टा चिपकाऊंगा या नहीं चिपकाऊंगा, बिल्कुल। तो बी बोलेगा कि मेरे पास भी जी एक्सेलरेशन नीचे है, अब मैं दूसरी चीजों को देखूंगा तो वो एक्सेलरेशन उनको उल्टा चिपका दूंगा। तो जी डाउनवर्ड है, तो जब ये ए को देखेगा तो उल्टा एक्सेलरेशन जी बेटा इसे ऊपर की तरफ दे देगा। और अब बी बोलेगा कि भाई जी नीचे की तरफ भी है और जी ऊपर की तरफ भी है, तो नेट एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। सो दोस्तों बी के अनुसार जो ए का एक्सेलरेशन होने वाला है वो जीरो होने वाला है। ए का जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो जीरो होने वाला है। इन चीजों को आप ध्यान से समझिए। एक्चुअल में मैंने आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता दिया है, आप यदि अपना ऑब्जर्वर बदलोगे, आप यदि दोस्तों ऑब्जर्वर बदलोगे तो ऑब्जर्वेशंस भी बदल जाएंगी। ग्राउंड फ्रेम से हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए के लिए हम क्या बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जी डाउनवर्ड्स है, राइट। और बी की भी बात करें तो जी डाउनवर्ड्स है। लेकिन अगर अब मैं बी को अपना ऑब्जर्वर बना लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ए का एक्सेलरेशन जीरो है। रीजन, क्योंकि ए के पास जो जी नीचे था, जब बी देखेगा तो बी के पास भी जी नीचे था, तो वो उसको उल्टा चिपकाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर किसी के भी एक्सेलरेशन 0 है, इस बात का एक ही मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपका एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इस कंक्लूजन से हमारे पास एक ये चीज आ गया कि बी बोलने वाला है कि इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा। चलिए अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ये तो एक्सेलरेशन की बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन इज व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकालने जाएं तो वो भी बहुत आसान है। किसका रिलेटिव वेलोसिटी? ए का। किसकी रेफरेंस में? बी की रेफरेंस में। तो यार हम सबसे पहले तो एक ही काम करते हैं, इसको हमने एक ऐसे टेढ़े एंगल पर फेंका था, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं बेटा। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। एग्री कर रहे हैं? एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका दोस्तों वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? ये एंगल थीटा है, सो दिस वुड बी 50 cos 37, 50 cos 37. Similarly, vertical component would be 50 sin 37, right? We know very well cos 37 is 4/5, तो यहां अगर आप 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसिल करेगा 10, 10 into 4 आप लोगों को मिलने वाला है 40. So this component would be कितना? This would be 40 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली sin 37 3/5 होता है, 5 कैंसिल करेगा 10 को, 10 into 3 is 30. So the vertical component is कितना? That is 30 मीटर पर सेकेंड। ये दो कंपोनेंट्स हैं आपके, बहुत अच्छे। ये ए का एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन बी को क्या लगेगा अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो बी बोलेगा कि देखो भाई ए, तुम्हारे पास अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो आगे एक वेलोसिटी है 40, ऊपर एक वेलोसिटी है 30। ये दो वेलोसिटीज हैं, ये आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट में बताऊं तो बी बोलेगा कि मेरी खुद की वेलोसिटी 30 है, 30 नीचे लगा दो। तो दोस्तों ये 30 वेलोसिटी नीचे अगर वो लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में चिपका देगा तो ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 30 कैंसिल। तो बी क्या बोलेगा ए को? अच्छा तुम्हारे पास तो केवल एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। सो ये स्टेटमेंट देने वाला है जो हम निकालना भी चाहते थे। हम क्या निकालना चाहते थे? ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो वो बोलेगा कि ए का जो वेलोसिटी है बी की रिस्पेक्ट में दैट इज 40, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें सो दैट इज आई कैप। तो अब यहां पर फाइनली दोस्तों हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को देखकर। बी के अनुसार सबसे पहली चीज तो यह है कि जो ए है वो उसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं। रीजन बहुत क्लियर, एक्चुअल में वाई डायरेक्शन में 30 है, लेकिन जब बी देखेगा तो 30 नीचे भी तो चिपकाएगा। यस सर, तो वो 30 तो कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छे। दूसरी बात, अब वो बोलेगा तुम्हारे पास केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और कितनी है? 40। और दूसरी ये भी बात बोलेगा कि तुम्हारा एक्सेलरेशन तो 0 है भाई, तुम्हारा एक्सेलरेशन तो 0 है, तुम्हारा तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो मतलब तुम क्या करोगे? पार्टिकल बी को यह लग रहा है कि पार्टिकल ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलकर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोस्तों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए आ रहा है, और वो वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली हम ऑब्जर्वर बी का यहां पे ऑब्जर्वेशन स्टेट कर देते हैं। इसको लगेगा ए इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, A is moving along x direction with constant velocity. With constant velocity, कांस्टेंट रफ्तार से उसको लगेगा कि वो पार्टिकल चलकर आ रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो चीज बताई ये मैंने आपको मैथमेटिकली बताई, अब मैं इसको फेल करवाता हूं। ऐसा क्यों लग रहा होगा? बड़ी ही विचित्र सी बात है। वैसे तो अगर कोई एक इंसान ग्राउंड पर खड़े होके पार्टिकल ए को देखता है तो उसे लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, लेकिन हमारा पार्टिकल बी क्या बोल रहा है? बी बोलता है कि तुम प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहे हो, तुम तो सीधा सीधा मेरी तरफ चल के आ रहे हो, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऐसा क्यों? थोड़ा फील करते हैं। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। वो सिंपल सा एग्जांपल क्या है? देखिए आज की जो क्लास का मेन मुद्दा है वो हम लोग आज करने वाले हैं रेन बोट प्रॉब्लम, सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम। जब बारिश होती है
तो बारिश होने पर हम छाता कैसे पकड़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ फिजिक्स पढ़ेंगे आज, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम पहले एक बार रिलेटिव मोशन को समझ लें। क्लियर है? चलिए, तो यार अब अगली बात पर आते हैं दोस्तों, रिलेटिव मोशन पर ही। तो हम एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, और ये दोनों के दोनों आगे चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, ये भी आगे चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। 1 सेकेंड बाद ये यहां पर आ जाएगा, कितना चलेगा भाई? 2 मीटर। 1 सेकेंड बाद ये भी कितना चलेगा? 2 मीटर। दोनों के दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम होगा, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। 1 सेकेंड बाद ये भी 2 मीटर आगे आ जाएगा, तो 1 सेकेंड बाद ये भी 2 मीटर आगे आ जाएगा, राइट। 1 सेकेंड बाद ये वापस से 2 मीटर आगे, और 1 सेकेंड बाद ये भी वापस से 2 मीटर आगे, राइट। दोस्तों आप इमेजिन करो, हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन करिए कि हम एक ऐसी जगह चले गए जहां पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पूरा अंधेरा है, मतलब आप कुछ और देख ही नहीं सकते, ठीक है। और आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए जिनमें लाइट जल रही है, ठीक है। आप हो और आपका एक दोस्त है, 2 इंसान है, ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 इंसान है, वो 2 इंसान एक दूसरे को देख सकते हैं, बाकी उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाकी अंधेरा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, और दोनों ने ऐसे कपड़े पहने हुए जिनमें बहुत सारी लाइट जल रही है, ठीक है। इधर बल्ब लगी हुई है, रोशनी एकदम चमकदार। अब सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं और बी भी मेरे सामने खड़ा है, मैं यहां खड़ा हूं, बी मेरे सामने खड़ा है। इमेजिन करिए मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, लेकिन बी है ना थोड़ा सा आगे चला गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया बी मूव कर चुका है। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा यार मैं तो यहां खड़ा हूं, पहले बी को मैं बोलूंगा तुम मेरे सामने थे और तुम अब इस तरफ चले गए, तो मुझे गर्दन घुमानी पड़ेगी अपनी। थोड़ी देर बाद वो और आगे चले जाएगा तो मुझे और गर्दन घुमानी पड़ेगी, तो मुझे चमक जाएगा हाँ भैया ये इस तरफ जा रहा है। अच्छा, वहीं पर मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं और मेरा दोस्त इमेजिन करिए इस तरफ चलने लग गया, तो मैं अपनी गर्दन इस तरफ घुमाऊंगा, और आगे जाएगा तो और इस तरफ घुमाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई ये इस तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और बी मेरे सामने ही खड़ा है, बी मूव ही नहीं कर रहा है, और मैं बढ़िया बी को देखे जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार ये तो सामने ही खड़ा है ना मुझे गर्दन इस तरफ घुमानी पड़ रही है इसको देखने के लिए, ना इस तरफ घुमानी पड़ रही है, तो मैं बोलूंगा कि यार बी तो रेस्ट पर है। अगर क्योंकि बी मूव करता, बी अगर इधर जाता तो देखने के लिए गर्दन इधर घुमानी पड़ती या इधर घुमानी पड़ती। अब इस सिचुएशन में इमेजिन करो दोस्तों, सपोज ए और बी, मैं और मेरा दोस्त दोनों एक साथ 1 मीटर इधर खिसक गए, तो क्या मैं उसका मोशन ऑब्जर्व कर पाऊंगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा यार तू मेरे सामने है, और 1 सेकेंड बाद भी तू मेरे सामने है, क्योंकि हम दोनों 1 मीटर खिसक गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम पहले भी आमने सामने थे और 1 सेकेंड बाद भी हम आमने सामने हैं, तो मुझे अपनी गर्दन इधर उधर तो करनी नहीं पड़ेगी, तो मैं बोलूंगा कि भैया तू रेस्ट पर ही है, मैं भी रेस्ट पर हूं और तू भी रेस्ट पर है। क्योंकि अगर हम में से कोई भी एक आधा मूव करता तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे होते ना। तो यहां पे देखिए, अगर ए और बी सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू बी, बी के अनुसार ए का क्या वेलोसिटी है? आंसर पता है क्या है? 0। क्यों सर? रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो ये बी की जो वेलोसिटी है दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, ए को उल्टा चिपका दो, ए को उल्टा चिपकाओगे तो 2 आगे 2 पीछे कैंसिल। दूसरा आप लॉजिकली देखिए, टाइम 0 पर ए बी के एकदम सामने है, 1 सेकेंड बाद भी ए बी के सामने है, 1 सेकेंड बाद भी ए बी के सामने है, 1 सेकेंड बाद भी ए बी के सामने है, तो वो इसका मोशन, रिलेटिव मोशन वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। बी के अनुसार ए रेस्ट पर ही है क्योंकि पूरे टाइम उसके सामने रहता है। ठीक है, अब देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल में ऐसा क्या हुआ कि हमने बोला कि भाई वो हमें कैसा दिखाई दिया। हमारा एग्जाम्पल ये था, एक चीज को प्रोजेक्टाइल कर दिया, दूसरी चीज को ऊपर फेंक दिया। अच्छा, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया था वो भाई साहब सिंपल सी बात है, वो कुछ इस प्रकार एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसके अगर हम वेलोसिटीज मेंशन करें सो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, दैट वाज कितना 40 मीटर पर सेकेंड, और एक वर्टिकल कंपोनेंट था दैट वाज 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पार्टिकल ए हो गया। वहीं पर एक और पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल, सपोज इसका नाम हम बोल देते हैं
इट्स नेम इज बी, इस पार्टिकल का नाम बी है, ये भी ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो दोस्तों अब आप इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए। पार्टिकल ए 1 सेकेंड बाद सपोज यहां पर कहीं होगा, पार्टिकल ए 1 सेकेंड बाद सपोज यहां पे कहीं होगा, 1 सेकेंड बाद वो 30 मीटर ऊपर आ जाएगा, तो बी क्या करेगा? तो यार बी भी तो सेम काम करने वाला है। 1 सेकेंड बाद दोस्तों बी भी कितना ऊपर आ जाएगा, मतलब 30 मीटर तो नहीं आएगा, छोड़ो यहां पे रिटार्डेशन भी होगा, तो बी भी कुछ डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। लेकिन जितना डिस्टेंस ए ऊपर आएगा उतना ही डिस्टेंस बी ऊपर आने वाला है। दोस्तों जितना डिस्टेंस ए ऊपर आएगा उतना ही डिस्टेंस आपका बी भी ऊपर आने वाला है, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। थोड़ी देर बाद ए और ऊपर चले जाएगा, सपोज यहां पे कहीं आ जाएगा। जब ए यहां पे आएगा तो बी दोस्तों एग्जैक्टली सेम हाइट पर बी भी होगा। क्यों भाई? एकदम सेम है ना इनका वर्टिकल मोशन। देखिए इसका भी 30 मीटर पर सेकेंड, इसका भी 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद जब ए यहां पे पहुंच गया होगा तो दोस्तों बी यहां पर इसके एग्जैक्टली सेम हाइट पर पहुंच गया होगा। सो द पॉइंट इज, जो हाइट, जितनी हाइट पर ए होता है सेम हाइट पर बी भी होता है, और जब ये ए नीचे आएगा तो बी भी सेम तरीके से नीचे आएगा, क्योंकि इनके वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। अब बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा यार तू मेरे सामने था, फिर क्या बोलेगा? अब भी तू मेरे सामने है, फिर क्या बोलेगा? अब भी तू मेरे सामने है, फिर बोलेगा अब भी तू मेरे सामने है। तो बी को लगेगा ही नहीं कि ए ऊपर जा रहा है। अगर कोई चीज दोस्तों मैं खड़ा हूं और यदि ऊपर जा रही है, उसे देखने के लिए मुझे मेरी गर्दन भी तो ऐसे ऊपर करनी पड़ेगी। अरे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जब एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो अपन ऐसे करते हैं, क्या बी को ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, बी ए के सामने है, अब थोड़ी देर बाद बी भी ऊपर हो रहा है, ए भी उतना ऊपर हो रहा है, अभी भी उसके सामने है। तो बी बोलेगा भैया तू वाई डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा। अगर हम वाई डायरेक्शन में पूछेंगे बी से कि ए के बारे में क्या बोलोगे वाई डायरेक्शन में, ये ऑब्जर्वर पहले डिफाइन कर देते हैं दोस्तों। यहां पर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो बी है, सो ऑब्जर्वर इज बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी आपका ऑब्जर्वर है तो एक सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा क्या है? वो सिंपल सा फंडा दोस्तों ये है कि वाई डायरेक्शन में दोनों का हाइट सेम है, तो वो बोलेगा कि ए मूव ही नहीं कर रहा, उसकी वाई की जो वेलोसिटी है वो 0 है। अच्छा, फिर हम इससे पूछते हैं यार एक्स डायरेक्शन के बारे में भी बता दो थोड़ा भाई, एक्स डायरेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हम एक्स डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? बी बोलेगा कि तुम पहले यहां पे थे, राइट? वो बोलेगा ए को पहले तुम यहां पे थे, थोड़ी देर बाद तुम यहां पर आ गए, थोड़ी देर बाद तुम यहां पर आ गए, थोड़ी देर बाद तुम यहां पर आ गए, राइट? तो उसको ए में प्रॉपर मोशन दिखाई दे रहा है। पहले वो इधर शिफ्ट हुआ, फिर थोड़ा और आगे नजदीक आया, फिर और आगे नजदीक आया, राइट? तो एक्स डायरेक्शन में वो बोलेगा हां तुम मेरे नजदीक आ रही हो, हमारी जो सेपरेशन है, हमारी जो दूरी है वो समय के साथ कम हो रही है, वो समय के साथ कम हो रही है, क्योंकि फाइनली तो वो ए यहां पे आ जाएगा। ये आपका जो पार्टिकल ए है ये यहां था और फाइनली यहां आ जाएगा। तो बी बोलेगा हां तू एक्स डायरेक्शन में चल रहा है भाई, तभी तो तू मेरे नजदीक आ गया। तू एक्स डायरेक्शन में चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, दैट इज द रीजन तू मेरे नजदीक आ गया, पर तू वाई डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। सो गाइज दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू बी। होपफुली आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। और यहां पर अब हम एक नीट का बहुत कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम सवाल एम्स में भी पूछा गया था एंड उन्होंने एमसीक्यू फॉर्मेट में नीट में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। क्या सवाल है ये जरा देख लेते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि इमेजिन करिए आपके पास दो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है? दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, ये चीज भी अभी हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर एक पार्टिकल को कुछ ऐसा फेंक दिया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी में va दे देता हूं एंड लेट्स से ये एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1, राइट? सिमिलरली थोड़ा सा इसको काम करते हैं, एंगल को थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं, आप लोगों को विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड दिस एंगल इज कितना? दिस एंगल इज θ1। यहां पर एक और पार्टिकल था, इसको भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना है, तो वेलोसिटी इसकी b बोल देते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज सम अदर एंगल एंड दिस एंगल इज θ2। अब जरा समझिएगा,
जो पहला पार्टिकल है, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करें तो पहला पार्टिकल भाई साहब हमें कुछ एक इस प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट दूसरा पार्टिकल भी हमें कुछ एक इस प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हमने बात कर ली ग्राउंड के फ्रेम से। अगर अब हम बी के फ्रेम से बात करें तो क्या बात होगी? सो नाउ लेट्स डिफाइन द ऑब्जर्वर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आवर ऑब्जर्वर इज एक्चुअली बी, पार्टिकल बी इज द ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है सर, बी हमारा जो है वो ऑब्जर्वर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? अब अगर आपको बी की नजरों से देखना है तो भाई अपने फंडे एकदम सेम है, वो चेंज नहीं होने वाले। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सो 2 पॉइंट्स हमें डिसाइड करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? ए का। एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? बी की रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से आपसे डिस्कस करता हूं तो आप बोलेंगे यार ए जो है सर, ये चूंकि एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स होगा। और बी की अगर बात करें तो ये भी तो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी जी डाउनवर्ड्स है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड्स और उसकी वजह से एक्सेलरेशन आपका जी होता है। ये तो ग्राउंड फ्रेम से बात हो गई। बी बोलेगा ए को कि भाई मैं जब तुझे देखूंगा तो अपना एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में चिपका दूंगा। तो दोस्तों ए के पास एक्चुअल में जी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन जब बी इसे ऑब्जर्व करेगा, जब बी इसे ऑब्जर्व करेगा तो बी बोलेगा कि जी उल्टा चिपका दो ऊपर, तो ये जी उल्टा ऊपर भी चिपका देगा। तो अब बी के अनुसार जी ऊपर भी है, जी नीचे भी है, तो कैंसिल होगा। तो नेट एक्सेलरेशन दोस्तों ए का बी के अनुसार कितना हो जाएगा? 0, जैसे पिछली बार हुआ था, जैसे पिछली बार हुआ था एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हो जाएगा। सही बात है। अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो अब हम वेलोसिटी भी जरा जान लेते हैं। किसकी वेलोसिटी? ए की वेलोसिटी जानना चाहते हैं बी के अनुसार। देखिएगा यहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हालांकि है आसान। अब हम यहां वापस से एक नया डायग्राम बना लेते हैं यार। और नया डायग्राम क्या है? नया डायग्राम ये है कि भाई साहब हमें क्या ए का रियल वेलोसिटी पता है? बिल्कुल पता है। रियल वेलोसिटी जब भी मैं टर्म यूज करता हूं तो आप समझ जाओ, रियल का मतलब मेरा होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखिए तो हम बोलेंगे कि जो ए है उसका एक्चुअल वेलोसिटी तो इस प्रकार है, और कितना है? वी ए। कितने एंगल पर है? θ1 एंगल। वो फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दीजिए, θ1 को गोली मारो। तो ये ए का एक्चुअल वेलोसिटी है। बी का एक्चुअल वेलोसिटी इस तरफ है, वी बी। तो जब बी ए को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में ए को चिपका देगा। यही फंडा हम फॉलो कर रहे हैं। तो बी बोलेगा कि यार मेरे पास वी बी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन तो दोस्तों ये हो जाएगी, इसकी एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, राइट। तो जब बी ए को ऑब्जर्व करेगा तो अपनी खुद की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में ए को चिपका देगा। तो ये जो वेलोसिटी है दोस्तों, ये ए को चिपका दीजिए कुछ इस प्रकार। सो दिस इज वी बी। जब बी ऑब्जर्व करेगा तो हम यही चीज तो अब तक फॉलो करते हुए आ रही हैं। जो भी v की वेलोसिटी है वो a को उल्टा चिपका दो। a के पास जो वेलोसिटी है वो तो है ही, a के पास जो वेलोसिटी है वो तो है ही, उसके अलावा खुद की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में चिपका दी। अच्छा, तो अब b के अकॉर्डिंग क्या होगा? b बोलेगा तुम्हारे पास तो भाई साहब दो वेलोसिटीज हैं। बिल्कुल सही बात है, एक va और vb। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, और इनका जो वेक्टर एडिशन होगा दोस्तों, सपोज वो कहीं ना कहीं यहां पे लाई कर रहा है, so this is the net velocity, this is the net velocity, agreed। दो वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया। अच्छा, अब बी पता है क्या बोलेगा? बी यहां पर बैठा हुआ है और वो बोलेगा बी कि मेरे अनुसार ये तुम्हारी वेलोसिटी है भाई, और मेरे अनुसार तुम्हारा एक्सेलरेशन तो 0 है, और यदि तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है दैट मींस तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो बी बोलने वाला है ए को कि बेटा ये तेरी वेलोसिटी है और तू इस डायरेक्शन में ऐसे एकदम सीधे मूव करेगा। उसको लगेगा कि जो ए है वो एकदम ऐसा सीधा मूव करने वाला है इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में उसको एकदम दोस्तों ऐसा सीधा सीधा जाते हुए दिखाई देगा। दिस इज द फैक्ट। मतलब बी क्या स्टेटमेंट देने वाला है? अगर हम बी से पूछे ऑब्जर्वेशन तो वो बोलेगा ए इज मूविंग अलोंग
A is moving along a straight line. A is moving along a straight line that in fact with straight line with a constant velocity. With a constant velocity. और दोस्तों यही सवाल नीट में पूछा गया था। एक्चुअल में हुआ क्या, उन्होंने पूछा कि अगर दो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल क्या करते हुए दिखाई देगा, तो आपको सीधा सीधा वहां पे बस चूज करना था। आंसर इज स्ट्रेट लाइन। 4 ऑप्शंस दिए थे, है ना। उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया नीट में उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज तो अपन नहीं पढ़ते हैं, बस मैं शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने बोला कि 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक सेकेंड, 2 मतलब ये श्योर आप इसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर AIPMT में आपको ये सवाल जरूर दिखेगा। उन्होंने बोला 2 प्रोजेक्टाइल हैं, फिर उन्होंने बोला व्हाट विल बी द मोशन ऑफ, व्हाट विल बी द मोशन, या फिर उन्होंने बोला पाथ, मोशन या पाथ ऑफ वन पार्टिकल, ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर, ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर। और 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दे दिए जाएंगे, और जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो तो यही होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ही दिखेगा, जो कि गधे बच्चे चूज भी कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला सर्किल होगा, फिर बोला पैराबोला होगा, राइट, और एक ऑप्शन दे दिया कि भैया स्ट्रेट लाइन भी होगा। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और आप अगर पढ़ ले नीट में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली चूज करके आएंगे द करेक्ट आंसर वुड बी स्ट्रेट लाइन। सो दोस्तों AIPMT नीट के लिए ये बहुत टिपिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। विद रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर रहे हैं क्या? तो यार ये तो हम बात ही करना बेकार हो गई कि इसका मोशन क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले हमें डिफाइन करने पड़ते हैं अपने ऑब्जर्वर्स, क्योंकि ऑब्जर्वर्स अगर बदल जाएंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशंस बदल जाएगी। तो अगर मैं ग्राउंड वाले से बात करूं तो हाँ जी बिल्कुल प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, और बी से बात करूं तो बी बोलेगा नहीं प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा, ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, यहां से अपन एक बेसिक फील लिया है ना, किस तरीके से रिलेटिव मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं। और अब आज का क्लास का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे हम जो बारिश होती है ना, जब भी बारिश होती है तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको फील करते हैं। यार मान लीजिए मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, राइट, और बेटा जो बारिश हो रही है ना वो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रही है, मतलब एकदम सीधे नीचे की तरफ आ रही है। कई बार क्या होता है, हवा चलने की वजह से बारिश तो भाई नीचे की तरफ ही गिरती है, पानी तो नीचे गिरता है, लेकिन हवा चलने की वजह से वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। हवा अगर इस तरफ चली तो बारिश ऐसी टेढ़ी हो जाएगी, और हवा अगर इस तरफ चली तो बारिश कुछ इस प्रकार ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा हवा चलने से होता है। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग अ केस इन विच बारिश, कोई भी हवा नहीं चल रही, और जो बारिश हो रही है वो एकदम सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, उस केस में आप मुझे ये बताइए कि आप जो आपका छाता है वो छाता कैसे रखेंगे, हाउ विल यू कीप द अम्ब्रेला। तो भैया जो हमारा छाता है वो हम एकदम ऐसा सीधा पकड़ के रखेंगे सर, क्योंकि ऊपर से तो पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो छाता एकदम ऐसा होगा। ठीक है, अब आपने कभी नोटिस किया है कि मान लीजिए अब इस तरफ हवा चलने लग गई, अब इस तरफ अगर हवा चलने लग गई तो भाई साहब बारिश ऐसी टेढ़ी आ रही है, तो अब कोई गधा इंसान होगा जो एकदम सीधा छाता रखेगा, क्योंकि बारिश तो ऐसी टेढ़ी आ रही है तो आपके ऊपर गिरेगी। तो आप क्या करोगे, आप छाते को भी ऐसा टेढ़ा कर लोगे, जिस तरफ से बारिश आ रही है आप छाते को ऐसा रखोगे, भाई मेरे को बचना है तो टेढ़ा करना पड़ेगा छाता, दैट इज एन रिक्वायरमेंट। और ये छोटे छोटे से बच्चे को बात भी पता है, जो नीट की तैयारी नहीं कर रहा हो, जिसे फिजिक्स भी नहीं पता हो, है ना, कोई भी इंसान, मतलब रिक्शा चलाने वाले को भी ये बात पता है कि हाँ भाई छाता मुझे ऐसे रखना चाहिए। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। अब हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बोल दिया कि बारिश तो भैया वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है और आप अपनी जगह पर खड़े हो। तो दोस्तों अगर आप अपनी जगह पर खड़े हो तो आप छाते को एकदम सीधा रखोगे। फिर मान लीजिए मैंने बोला कि भाई बारिश में आपको आगे की तरफ दौड़ना है, बारिश हो रही है, पानी एकदम सीधे नीचे आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपको क्या करना है, आपको इस बारिश में दौड़ना है। तो दोस्तों दौड़ना है या चलना है, जब आप चलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा चलते टाइम हमें छाता अगर सीधा रखते हैं तो दिक्कत होती है,
क्योंकि चलते टाइम बारिश हमारे सीधे ऐसा टेढ़ा टेढ़ा मुंह पर गिरती है, तो हमें छाती को भी टेढ़ा करना पड़ता है। जब मैं खड़ा था अपनी ही जगह पर आराम से, जब मैं खड़ा था अपनी ही जगह पर आराम से स्टेशनरी, तब मैंने छाता कैसे पकड़ा हुआ था? तब मैंने छाता एकदम वर्टिकली अपवर्ड पकड़ा हुआ था। लेकिन वहीं पर जब मैं चलने लग गया तो मैंने छाता टेढ़ा कर लिया। ऐसा क्यों? ये सारी चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें लगाने हैं। तो देखिए, इसको हम एक सिंपल से सिचुएशन से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द पर्सन, और ये एक इंसान है दोस्तों, और ये इंसान आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ तो वेलोसिटी हम लोग बोल देते हैं। सो इस इंसान का जो वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वीएम से, वेलोसिटी ऑफ मैन। और यहां पर अचानक से बारिश होने लग गई, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो बारिश हो रही है वो बारिश एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, पानी की बूंदें दोस्तों एकदम सीधे नीचे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बारिश की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो बारिश की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? वीआर से। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड दैट लेट्स से दैट इज वीआर। ठीक है सर। अब अगर एक इंसान ग्राउंड फ्रेम से खड़ा होकर, मतलब आराम से खड़ा होकर बारिश को देखता है, तो उसको लगेगा कि ये बारिश की बूंदें भैया नीचे की तरफ जा रही हैं, ये बारिश की बूंदें नीचे की तरफ गिर रही हैं। लेकिन अगर मैं इस इंसान से पूछूं तो ये तो खुद चल रहा है, ये तो रेस्ट पर है ही नहीं, तो ये एक नया टाइप ऑफ ऑब्जर्वर हो गया भाई साहब। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वर। हमारा अगर ऑब्जर्वर बदल गया दोस्तों, तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर यदि बदल गया तो ऑब्जर्वेशंस भी बदल जाएंगी। तो हम सबसे पहले तो बोलते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, ये डिसाइड कर लेते हैं। सो आवर ऑब्जर्वर इज बेसिकली दिस मैन, है ना, जो कि मूव कर रहा है, जो कि चल रहा है। सो ऑब्जर्वर हम डिफाइन कर देते हैं, एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वर इज दिस मैन एक्चुअली, और अब यहां पर हम वन बाय वन इसकी ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे। चलिए, ये इंसान पता है क्या बोलने वाला है? ये इंसान बोलेगा कि यार बारिश को अगर वो देखता है तो उसको कुछ और नजर आता है। क्या नजर आता है? वो ये बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो वो भाई साहब नीचे की तरफ ये वाली वेलोसिटी तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नीचे की तरफ बारिश उसको दिखेगी, जरूर दिखेगी, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट तो जरूर दिखेगा। लेकिन अब वो ये बोलेगा कि भाई साहब मैं खुद चल रहा हूं, तो मैं एक ऐसा ऑब्जर्वर हूं जो एक मोशन में है। और दोस्तों ऐसे ऑब्जर्वर से जब हम पूछते हैं तो उसकी जो भी वेलोसिटी होती है वो दूसरी चीजों को उल्टा चिपका देता है। तो ये इंसान अब वीएम वेलोसिटी से खुद आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा चिपका देगा। सो दिस इज द वीएम दोस्तों। ऐसा सॉरी उसको ऐसा नजर आने वाला है। इस इंसान से हम पूछेंगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि बारिश के पास केवल वर्टिकल कंपोनेंट है, वो जब ऑब्जर्व करेगा तो खुद का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देगा। यार दैट्स नॉट अ बिग डील। तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में ये कंपोनेंट चिपका दिया, दैट इज वीएम। तो अब ये बोलेगा कि भैया एक बारिश का कंपोनेंट नीचे भी है, एक इस तरफ भी है। तो इस इंसान के अनुसार अब जो बारिश होने वाली है वो नेट इसको कुछ ऐसी ऑब्जर्व होगी। इस इंसान को दोस्तों जो बारिश ऑब्जर्व होने वाली है वो नेट कुछ इस प्रकार ऑब्जर्व होगी। और अगर अब ये चाहता है कि खुद को बचा ले तो दोस्तों अम्ब्रेला को, छाते को ये एकदम ऐसा टेढ़ा पकड़ना चाहेगा। अगर इसने ऐसा टेढ़ा नहीं पकड़ा तो भाई साहब फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, है ना। फिर वो चीज, ये तो भाई थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बन गया, मतलब आप समझ जाओ, है ना, आप समझ जाइए कि ये दिस इज द पर्सन हु इज होल्डिंग दिस अम्ब्रेला लाइक दिस। ठीक है, तो ये छाते को कुछ इस प्रकार पकड़ने वाला है, अदरवाइज क्या होगा, वो भीग जाएगा। हो रही है बारिश एकदम सीधी बारिश हो रही है, एकदम सीधी नीचे की तरफ। लेकिन इसको तो कुछ और ही फील होगा क्योंकि ये रेस्ट पर नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज हो गया, अगर आपके ऑब्जर्वर के पास कुछ वेलोसिटी है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस भी दोस्तों चेंज हो जाती हैं। तो ये छाते को ऐसा टेढ़ा पकड़ के रखेगा क्योंकि इसको बारिश ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है। अब इससे अगर हम ऑब्जर्वेशंस पूछें, इस इंसान से हम पूछें कि आपके अनुसार भैया कुछ कुछ पॉइंट्स हमें बताइए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है
कि आपके अनुसार रेन की वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये सिंपल सा बोलेगा कि यार अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखें तो पीछे की तरफ है, सो दैट इज कितना माइनस वीएम आई कैप, और जे डायरेक्शन में देखें तो नीचे की तरफ है, सो दैट इज माइनस वी आर जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा। अच्छा, वहीं पर अगर मैं जस्ट स्पीड पूछ लूं, इसका मैग्नीट्यूड पूछ लूं नेट स्पीड का, तो आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो। कैसे? आप मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, सो दैट इज वीएम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और इस पूरी चीज का हम ले लेंगे अंडर रूट। बहुत ही बढ़िया। दूसरा दोस्तों, अगर मैं जस्ट आपसे पूछ लूं कि भाई साहब ये जो नेट वेलोसिटी है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही होगी, कैन वी फाइंड दिस एंगल। तो दोस्तों मैंने आपको वेक्टर्स में बहुत बार बताया है, इस चीज को दिमाग में सेट रखिए। मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, और आप लोगों का ये नेट फोर्स है रिजल्टेंट, तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं जिससे थीटा चिपका हुआ हो, जिससे थीटा चिपका हुआ हो। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ वाई डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स। यहीं पे सिचुएशन में अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दूं, क्या डिफरेंस क्रिएट कर दें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एफ एक्स ओनली, वर्टिकल कंपोनेंट इज स्टिल एफ वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, सो दिस विल बी द नेट फोर्स। और अब मैं बोलता हूं कि यार मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए भाई साहब, आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, तो आप टेन फाई क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। और बेस की डेफिनेशन याद रखिए, बेस हमारे लिए वो होता है, वो साइड होती है, वो कंपोनेंट होता है जिससे दोस्तों एंगल चिपका हो। तो एंगल इस बार वाई से चिपका है, तो ये बेस हो गया, और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, सो दैट इज एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। तो आपको दोस्तों रटना नहीं है, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको एंगल कौन से साइड के साथ निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एंगल एक्स के साथ निकालना है तो बेस आपका एक्स हो जाएगा, आपको अगर एंगल वाई के साथ निकालना है तो बेस आपका वाई हो जाएगा। खैर एनीवेज, अब हम इस इंसान के पास आते हैं जिसको बारिश ऐसी टेढ़ी आती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमसे अगर कोई ये थीटा एंगल पूछता है, व्हाट इज दिस टेन थीटा, तो हम उसे टेन थीटा क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कौन है, थीटा कौन सी साइड से चिपका है, इस वाली से, वी आर से, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, सो आप टेन थीटा बोलोगे वी एम डिवाइडेड बाई वी आर। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है दोस्तों, इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बारिश कुछ ऐसी टेढ़ी आ रही है इतने एंगल पर वर्टिकल के साथ, इतना एंगल वो बारिश वर्टिकल के साथ बनाएगी। अच्छा, एक प्यारी सी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो हम तो यही चाहते हैं ना कि बारिश से ये बच जाए, तो ये बारिश आके एकदम सीधे ऐसे छाते पर गिरनी चाहिए। तो दोस्तों आपने अगर एक चीज यहां पे नोटिस की हो, ये भी आपका वाई एक्सिस है और ये इंसान भी सीधा वाई एक्सिस पे खड़ा है। ये एंगल अगर थीटा, सो गाइस दिस एंगल हैज टू बी इक्वल्स टू थीटा, दिस एंगल हैज टू बी इक्वल्स टू थीटा। इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ऐसा है तो ये थीटा बनाएगा, तो ये भी थीटा बनाएगा। सो दैट मींस बारिश जिस एंगल पर हो रही है वाई एक्सिस के साथ, ये इंसान उस बारिश से बचने के लिए भी सेम एंगल बनाने वाला है। ये इंसान उस बारिश से बचने के लिए भी दोस्तों एकदम सेम एंगल बनाने वाला है। और यही चीज एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि एट व्हाट एंगल दैट पर्सन शुड कीप द अम्ब्रेला, है ना, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और बारिश से वो भीग ना पाए। तो भाई वो थीटा आप लोग ऐसे निकालेंगे। मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को लॉजिकली समझा दिया। क्लियर? चलिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, बहुत ही नॉर्मल सा, मैं वहां पे आप लोगों को डायरेक्टली उसकी वैल्यूज दे रहा हूं, लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा दोस्तों। लैंग्वेज तो आप समझ ही जाओगे, आपको लैंग्वेज में वो बोलेगा दैट देयर इज अ मैन हु इज रनिंग फ्रॉम एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। बोल सकता है देयर इज अ मैन हु इज रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो एक ऐसा इंसान है हु इज रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक ऐसा इंसान है जो वेस्ट से ईस्ट मतलब आगे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और वहां पर उस जगह पर बारिश भी हो रही है, और वो जो बारिश हो रही है वो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। दैट मींस एग्जैक्टली नीचे की तरफ हो रही है, एकदम नीचे की तरफ, एंड दैट इज कितना, दैट इज
4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, तो ये तो सारी चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई। अब हमको ये पता करना है इस इंसान को क्या लगेगा, इसके अनुसार बारिश की स्पीड क्या होगी, बारिश की रफ्तार क्या होगी, इसके अनुसार बारिश कितना एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ। दिस इज ऑल वी हैव टू फाइंड। तो यार हम बिल्कुल भी यहां पे रटने वाला काम नहीं करेंगे, हमें सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीजें पता है कि भाई साहब अगर ये बंदा देखेगा तो इसे क्या दिखाई देगा। तो यार बारिश का वाई डायरेक्शन में तो एक कंपोनेंट है ही, और वो कंपोनेंट कितना है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये बंदा देखेगा उसको, तो ये बंदा क्या करेगा, जो भी इसकी वेलोसिटी है वो उल्टी डायरेक्शन में चिपका देगा। तो उल्टी डायरेक्शन में हमने ऐसा चिपका दिया 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस बंदे के अनुसार दोस्तों बारिश के पास ये दो कंपोनेंट्स हैं, 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, 3 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ। और अब ये बंदा बोलेगा कि जो बारिश का नेट वेलोसिटी है वो तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज द नेट वेलोसिटी। सही बात है। और ये बंदा सपोज यहां पर है, तो ये बंदा छाते को भी भाई उसी अनुसार पकड़ने वाला है, क्योंकि इसको भी पता है अगर बारिश से बचना है तो जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको छाता रखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड कि ये कितने एंगल पर छाते को रखेगा, इसके अनुसार बारिश का स्पीड क्या होगा। ये एंगल थीटा है, तो मैंने जस्ट अभी अभी बताया था ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये चीज मैं रिपीट करने वाला नहीं हूं, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट, व्हाट इज द नेट स्पीड, व्हाट इज द नेट स्पीड, रेन का, बारिश का नेट स्पीड क्या है इस इंसान के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहां पे दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आप हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर कर लीजिए प्लस वर्टिकल का स्क्वायर कर लीजिए, और इस चीज का आप ले लें अंडर रूट, इस चीज का दोस्तों आप ले लो अंडर रूट, तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। सो व्हाट इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे, अंडर रूट 25, सो दैट इज कितना 5 मीटर पर सेकेंड। सही बात है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कितने एंगल पर होगा, तो tan थीटा निकाल लीजिए दोस्तों। tan थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो देखिए थीटा इस साइड से चिपका है, तो ये हमारा बेस हो गया, जिससे भी चिपका हो, ये परपेंडिकुलर है, सो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, यदि tan थीटा आपका 3/4 है, दैट सिंपली मींस थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। दैट सिंपली मींस दोस्तों थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, एंड दैट्स इट। आई होप आप लोगों को यह डिस्कशन समझ में आया होगा। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिस्कशन नहीं है दोस्तों, सिंपल सा डिस्कशन है, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। अच्छा, अब वापस से हम रेनमैन प्रॉब्लम में आते हैं और एक सिचुएशन को जरा समझते हैं। देखिए इस बार क्या हो रहा था कि बारिश तो पहले वर्टिकली डाउनवर्ड ही हो रही थी, लेकिन इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन में बेसिकली बारिश होने लग, हवा चलने लग गई। और अगर अब इस तरफ हवा चलने लग गई दोस्तों, तो जो बारिश एकदम सीधी हो रही थी, अब वो एकदम सीधी तो नहीं हो रही, वो बारिश थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो गई भाई साहब। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच रेन ड्रॉप्स आर कमिंग। ऐसे कुछ बारिश हो रही है। जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो सारा डेटा आप लोगों को दिया जाएगा। तो इन्होंने बता दिया भैया बारिश कुछ इस तरफ हो रही है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन का ऐसा एक डायरेक्शन है। इनफैक्ट आप लोगों को हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी दे दिया है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, और बारिश की जो रफ्तार बता दी है दैट रफ्तार इज कितना 10 मीटर पर सेकेंड। टेढ़ी बारिश हो रही है इस बार ऑलरेडी, टेढ़ी बारिश हो रही है इस बार ऑलरेडी। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे इस बारिश से केवल खड़ा हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, केवल अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे छाता कैसे रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा टेढ़ा छाता रखना पड़ेगा, तभी तो बच पाऊंगा। अब एक इंसान है, वो इंसान क्या कर रहा है भाई, वो एकदम मजे में है। बारिश काफी टाइम बाद हुई है, ये कोई राजस्थान का इंसान है, मैं भी राजस्थान का ही हूं। काफी टाइम बाद बारिश हुई है, तो ये मजे ले रहा है एकदम, है ना। कैसे मजे ले रहा है, ये दौड़ रहा है बारिश में। वैसे ऐसा होता नहीं है भाई, राजस्थान में भी काफी बारिश होती है। तो ये आगे की तरफ बिंदास दौड़ रहा है, और इसकी स्पीड भी हम लोगों को दे दी गई है। इस इंसान की जो दौड़ने की स्पीड है दोस्तों, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज कितना 8 मीटर पर सेकेंड। आगे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ना स्टार्ट करेगा, ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे। तो अब सवाल यह है कि ये इंसान छाता कैसे पकड़ेगा। अगर आप खड़े रहते अपनी ही जगह पर,
अगर आप अपनी ही जगह पर दोस्तों खड़े रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी? तब तो आपको वो टेढ़ी आती हुई बारिश दिख रही थी, तो आप अपना छाता भी ऐसा टेढ़ा रख लेते। लेकिन ये इंसान खुद अब अगर आगे दौड़ रहा है तो ये छाता कैसे रखेगा, वो चीज हमें डिस्कस करनी है। तो दोस्तों इसके लिए अब हम इसी से बात करते हैं कि तुझे बारिश कैसी आती हुई दिख रही है भाई, तेरे अनुसार बारिश कैसी हो रही है। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जर्वर है, सबसे पहले तो हम वो डिफाइन करेंगे। ऑब्जर्वर है हमारा ये मैन फ्रॉम राजस्थान हु इज रनिंग एंड एंजॉइंग द रेन। ठीक है सर, ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि सबसे पहले तो वो बोलेगा कि यार बारिश की जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी टेढ़ी है दोस्तों। उसके दो कंपोनेंट्स कर लिए जाए बारिश के। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा एंड दैट वुड बी कितना 10 cos 37, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा नीचे, दैट इज कितना 10 sin 37। अच्छा, ये बड़ी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, याद हो जानी चाहिए अब तक। 10 cos 37 कितना होता है 4/5, सो दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं सो दैट इज 10 sin 37, तो 10 sin 37 कितना होगा 10 sin 37, sin 37 का वैल्यू दोस्तों 3/5 होता है। तो 3/5 अगर आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कैंसिल करेगा 10 को, और 3 × 2 आपको मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये बारिश की वो एक्चुअल वेलोसिटी है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है दोस्तों। ये बारिश की वो वेलोसिटी है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। लेकिन इस इंसान को क्या लगेगा ये भी जरा समझ ले। ये इंसान बोलेगा कि खुद मैं 8 से आगे जा रहा हूं, तो मैं 8 भैया पीछे की तरफ चिपका देता हूं उल्टा, तो ये 8 पीछे की तरफ उल्टा चिपका देगा। अब अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखें तो आगे की तरफ भी 8, पीछे की तरफ भी 8। कैन आई से दोस्तों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और नेट जो बचेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो इस इंसान को पता है क्या लग रहा है, इस इंसान को लग रहा है कि बारिश तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। इसको ये लग रहा है बारिश तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। रीजन, एक्चुअल में बारिश एक्स डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है 8, ये इंसान भी आगे 8 की वेलोसिटी से ही जा रहा है। तो जब वो रिलेटिवली देखेगा तो 8 उल्टा चिपकाएगा, तो आगे वाला 8 पीछे वाला 8 कैंसिल, उसको बारिश एकदम सीधे नीचे आती हुई दिखाई देगी। और एकदम नीचे आती हुई दिखाई देगी दोस्तों, तो ये इंसान जो छाते को पकड़ने वाला है वो कुछ इस प्रकार एकदम सीधा सीधा पकड़ने वाला है ना भाई। सिंपल सी बात है, बारिश अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फील होगी तो ये छाता भी एकदम ऐसा सीधा रखने वाला है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू दिस मैन? तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू दिस मैन इज इक्वल टू कितना, दैट इज माइनस नीचे की तरफ हो रहा है 6 j कैप, सो वी कैन मेंशन इट लाइक दिस। सो दैट्स इट गाइस, ये सिंपल सा फंडा आ जाएगा यार। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिंपल सी चीज है। और इनफैक्ट मैं यहां से कंक्लूजन भी निकाल सकता हूं दोस्तों। मान लीजिए कभी भी बारिश ऐसी टेढ़ी हो रही है, कभी भी बारिश कुछ इस प्रकार टेढ़ा हो रहा है, तो इसके हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। वो दो कंपोनेंट्स क्या हैं? एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, सो दैट इज वी आर, यहां एक्स लिख दीजिए। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, सो दैट इज वी आर वाई डायरेक्शन में। नाउ लेट्स से देयर इज अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो रनिंग और मूविंग, सो दैट इसका भी एक्स डायरेक्शन में सेम ही है वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी हम बोल देते हैं वी एम। तो ये अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पे कंडीशन ये आती है कि अगर इस इंसान का जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बारिश का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर ये सेम हो जाए, कंडीशन पहले देख लीजिए। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका वेलोसिटी, रेन का वेलोसिटी इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, वेलोसिटी ऑफ मेन, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां पे अगर हम लोग एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बारिश का वी आर एक्स हम लिख सकते हैं, और इस इंसान के वेलोसिटी को हमने वी एम बोला है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ऑब्जर्वर को क्या फील होगा कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। सो हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी, हमारी मतलब उस ऑब्जर्वर की, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये काफी सारे न्यूमेरिकल्स में दोस्तों आप लोगों को
मदद करने वाला है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, है ना। और मतलब विद लॉजिक है यार, इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। और जितने भी बेटा आपको रेन मैन प्रॉब्लम मिलने वाले हैं, बस वो इस सिंगल स्लाइड, मतलब आपने अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहले तो हमने आज की क्लास में ये सीखा कि भैया अगर आप मोशन इन टू प्लेन में बात करें, दो एक्सिस के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो हम रिलेटिव मोशन फील कैसे करते हैं। तो हमने वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने नीड वाला देखा कि जब आप दो प्रोजेक्टाइल मोशन करवा देते हो तो एक पार्टिकल के अनुसार दूसरा पार्टिकल आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखता है, राइट। ये डिस्कशन तो हमारा हो ही चुका है। उसके बाद फिर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी कि भाई साहब अगर बारिश आए तो छाता कैसे रखना है, हमने एग्जाम्पल देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि बारिश का, अगर बारिश टेढ़ी हो रही है और बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उस इंसान का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो उसको बारिश वर्टिकली डाउन होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आज की डीपीपी के बारे में मैं बता देता हूं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में है। आज की डीपीपी में टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनमें से बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तो रिलेटिव मोशन पर कि एक पार्टिकल के अनुसार दूसरे पार्टिकल का कैसा होता है, जो हमने इनिशियल हाफ में देखा। और दूसरा आप लोगों को मिलेगा रेन मैन प्रॉब्लम के ऊपर। उन सारे न्यूमेरिकल्स को लगाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताना कि कितने सवाल बन रहे हैं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो दैट्स इट। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था क्योंकि दोस्तों रिवर बोट प्रॉब्लम एक बड़ा सेगमेंट है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।